आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। गर्मी के मौसम में लोग शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ जाना पसंद करते हैं। और भला गर्मी के मौसम में ठंडी जगह जाना किसे नहीं पसंद है। अब तो समर वेकेशंस भी स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी अगर इस साल जैसी गर्मी पड़े तो एक ट्रिप तो बनता है ज़रूर। लेकिन पहाड़ों पर घूमने जाना जितना एक्साइटिंग लगता है ना, ये उतना ही मुश्किल है और जोखिम भरा भी है। जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऐसे ट्रिप को वो अच्छे से समझ सकते हैं। ऊंचे और ऊबड़ खाबड़ इलाके, बदलता मौसम, ये सब माउंटेन ट्रिप को मुश्किल बना देता है, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए। हाँ, लेकिन मेरा ये मतलब भी नहीं है कि बच्चे और मिडिल एज्ड के लोग हाई रिस्क पर नहीं होते हैं, वो भी उतने ही रिस्क पर रहते हैं। तो आज हेलो डॉक्टर में बात होगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4 धाम यात्रा या किसी भी माउंटेन ट्रैवलिंग के बारे में प्लान करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, कुछ खास तैयारियां, वो भी सेहत के लिहाज से। हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। 4 धाम यात्रा के बारे में आप पढ़ सुन ही रहे होंगे। यहाँ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा के लिए पहुँच रहे हैं। इस बीच लगातार श्रद्धालुओं की मौत की खबरें भी आ रही हैं। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक तीर्थयात्रियों की मौत हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन और कई तरह की बीमारियों की वजह से हुई है। मरने वालों में से ज़्यादातर आपको बताऊं कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के थे। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा थी और 10,000 और 12,000 फीट के बीच की ऊंचाई पर जो मंदिर है वहां जाने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ये तो इस साल का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। 2019 में लगभग 38 लाख तीर्थयात्रियों में से 90 से ज़्यादा की मौत हो गई। 2017 और 2018 में 112 और 102 की मौत हुई। इस साल 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं और अभी ही ये आंकड़ा 40 का पार कर गया है। तो आज हेलो डॉक्टर में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर आप भी ऐसी कोई ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपको कैसे अपने आप को मेडिकली, हेल्थ के लिहाज से आपको फिट रखने की ज़रूरत है, ताकि जब आप वहाँ पर जाएं तो वो प्रॉब्लम्स ना हो जो 4 धाम में यात्रियों को अक्सर होती है। सांस लेने की दिक्कत होती है, कई तरह की सिकनेस मोशंस होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ना हो, इसके लिए आप कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में जर्नल मेडिसिन के हेड संदीप गोरे। डॉक्टर का इंट्रोडक्शन यहीं खत्म नहीं होता है। आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब खुद ट्रैवलिंग के शौकीन हैं। पिछले 7 सालों से हाई एल्टीट्यूड माउंटेन क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर संदीप आपका आज तक रेडियो पर। तो कैसे हैं आप? नमस्ते। सबसे पहले मैं आज तक के रेडियो के सभी दर्शकों को बधाइयाँ देता हूँ और आपको भी मैं बधाई देता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने डिस्कशन के लिए आज आया है और मैं काफ़ी अच्छा हूँ। बोलिए। जी डॉक्टर साहब, तो आगे हम टॉपिक पर बढ़े उससे पहले आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। आप खुद ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं। 6 से 7 साल से आप हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन क्लाइंबर रहे हैं और ट्रैकिंग भी आप करते हैं। तो अभी फ़िलहाल लास्ट विजिट आपका कहाँ पर था? आप कहाँ गए हुए थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे कि आपने मुझे बताया है कि मैं 2016 से हर साल हिमालय में ट्रैकिंग करता हूँ, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग करता हूँ। I go more than 6,000 to 6,500 meters above sea level. The last my climbing happened in April 2022, where I climbed some unknown peaks in Pir Panjal range of the Himalayas. हिमालय में जाना कभी भी बहुत ही बेहद आनंददायी रहता है और इस बार का भी मेरा एक्सपीरियंस काफी एडवेंचरस और काफी अच्छा रहा है। डॉक्टर साहब, इतने सालों से आप कर रहे हैं ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और पहाड़ी यात्रा भी आपने की है, तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट सीजन रहता है कि लोगों को प्रेफर करना चाहिए पहाड़ी यात्रा करने के लिए? ओके, अगर माउंटेन्स हम अगर देखेंगे तो इंडिया में माउंटेन्स, सह्याद्री माउंटेन्स रेंज है, नीलगिरी माउंटेन्स रेंज है एंड देन हिमालयन माउंटेन रेंज है। तो जो नॉन हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो सह्याद्रीज एंड नीलगिरीज, इसमें विंटर इज द बेस्ट सीजन टू क्लाइंब। अभी हिमालय जब हम सोचते हैं तो हिमालय में भी जो नेपाल और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में का जो हिमाचल का एरिया आता है, वहाँ इसी टाइम में जाना चाहिए, जैसे कि मार्च, अप्रैल और मई में।
और जब तिब्बत के साइड में अगर, या हम लद्दाख की साइड का जो हिमालय हम देखते हैं, वहां जाने के लिए बेहतर समय रहता है जून, जुलाई एंड अगस्त। सो बेस्ड अपॉन हम जिस प्रकार के माउंटेन में जा रहे हो, जिस एरिया में जा रहे हैं, उस एरिया का हमें महीने चूज करने पड़ते हैं। डॉक्टर संदीप, एक बात बताइए, पहाड़ों पर जाना है, अब तो गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं तो लोग प्रेफर करेंगे ही जाना, कुछ लोग। तो उससे पहले हमें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए और किन किन एस्पेक्ट्स पर प्रिपेयर करना चाहिए? अगर हम माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, माउंटेन में जाके कुछ मतलब माउंटेनियरिंग इज वन ऑफ द बिग स्पोर्ट्स। अगर हम माउंटेनियरिंग करते हैं और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में जाके अगर हम हाइक करते हैं, तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि हमारा फिजिकल फिटनेस काफी रहना जरूरी रहता है। हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो नॉर्मल रहना चाहिए। हमारा जो वेट है, जितना हमारा हाइट है उस हिसाब से जितना अप्रोप्रिएट वेट रहना चाहिए उस तरह का वेट होना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो एरोबिक कैपेसिटी बोलते हैं, जैसे कि हमारा जो कार्डियक कैपेसिटी या कार्डियो एक्सरसाइज हमें रेगुलर करना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमें अगर सपोज हम 40 मिनट्स में अगर 6 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं, या 45 मिनट्स में अगर हम 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये माउंटेन में जाने के लिए काफी अच्छी एरोबिक कैपेसिटी है। तो मुझे लगता है कि हमें एरोबिक ट्रेनिंग रहना चाहिए। जो आदमी माउंटेन में जाना चाहता है वो उसका एक हैबिट रहना चाहिए, जो रोज सुबह उठ के 35 to 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करके उसने आपका हार्ट एंड लंग का कैपेसिटी बढ़ाना काफी जरूरी रहता है। अगर ये बिना किए अगर कोई माउंटेन में जाता है, तो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जैसे कि हम बताते हैं, उसकी वजह से उसका शिकार बन सकते हो। और डॉक्टर संदीप, किस तरह की हेल्थ इश्यूज हो सकती है, हम फेस कर सकते हैं अगर हम माउंटेन ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं? तो देखो, जब अभी हमने माउंटेन दो जगह पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए कि हिमालयन माउंटेन्स एंड नॉन हिमालयन माउंटेन्स। नॉन हिमालयन माउंटेन्स का हाइट इतना ज्यादा नहीं रहता है कि हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम वहां आ जाए, जैसे कि सह्याद्रीज और नीलगिरीज आते हैं ना साउथ इंडिया के, और महाराष्ट्र का सह्याद्रीज एंड ऑल दिस थिंग्स। वहां जाने के लिए आपको आपका एरोबिक कैपेसिटी मतलब फिजिकल फिटनेस काफी अच्छा रहना चाहिए। और अगर फिजिकल फिटनेस अच्छा रहता है तो आप वहां जाते क्लाइंब कर सकते हो। अब रही बात हिमालयन पीक की, हिमालयन जो माउंटेन्स रहते हैं और वो हिमालयन जो माउंटेनस एरिया रहता है, उस साइड हम जाते हैं तो वहां हमें दो चैलेंजेस रहते हैं। एक तो फिजिकल फिटनेस भी रहना चाहिए और दूसरा रहता है हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। तो जिस एरिया में हम जाते हैं तो हमें ऑप्टिमल फिजिकल फिटनेस करके वहां जाना चाहिए। और कोई भी पर्सन को जिसको एक कार्डियक की बीमारी रहती है या फेफड़ों का कुछ बीमारी रहती है या कुछ मेडिसिन चल रहे रहते हैं, जो ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, ये बहुत सारे, तो उसके जो प्रैक्टिशनर है, उसका फिजिशियन है, उसके पास जाके he should make sure that he is fit to go in that particular area। तो हिमालय में फिटनेस रहना काफी जरूरी रहता है क्योंकि एक्सर्शन काफी ज्यादा रहता है। और इसके साथ जो अल्टीट्यूड का चैलेंज रहता है, जैसे हम 2800 मीटर से 3000 मीटर के ऊपर जाते हैं, तो 3000 मीटर से ऊपर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाई एल्टीट्यूड। और हाई एल्टीट्यूड के चैलेंजेस बहुत अलग रहते हैं। अगर हम खुद को अगर प्रॉपर फिट नहीं रखते हैं, अगर हम अच्छी तरह से एक्लिमेटाइज नहीं कर सकते हैं, तो फेफड़ों में पानी भरना या ब्रेन में एडेमा होना, ऐसे ब्रेन में सूजन होना, इस तरह का व्याधि होकर पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पता नहीं कितना सही है ये कितना गलत है, क्योंकि ये ऐसे साउंड करेगा जैसे मैं डिमोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप तीर्थ यात्रा या किसी भी माउंटेन ट्रैवलिंग के लिए ना जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कौन से लोग हैं जिन्हें माउंटेन ट्रैवलिंग या किसी भी चारधाम यात्रा को इग्नोर करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हाँ, तो मुझे लगता है माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन में जाना, माउंटेन में ट्रैवलिंग इज डिफरेंट एंड माउंटेन में ट्रेकिंग इज डिफरेंट। हम जब माउंटेन में ट्रेकिंग के लिए जाते हैं तो हमें फिजिकली बहुत फिट होना जरूरी रहता है। तो जो लोग फिजिकली फिट नहीं है, मेरा ऐसा कहना है कि वो हिमालयन एरिया में हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग के लिए उनको नहीं जाना चाहिए। उनका एज कुछ भी हो, अगर आपने कुछ रेगुलर फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज आप नहीं करते और आप सडनली अगर 3000 मीटर के ऊपर जाते हो तो आपको उसका काफी रिस्क बन सकता है। इसके अलावा कुछ लोग रहते हैं कि जिनको हार्ट अटैक आके गया है या जिनको कुछ फेफड़ों की गंभीर बीमारियां रहती है,
तो वैसे लोगों को भी मैं एडवाइस करता हूँ कि ऐसे लोगों को एकदम हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेकिंग, मतलब जो हाइकिंग बोलते हैं ना, जो वहां जाके उस 3000 मीटर के ऊपर जाके लंबे अरसे तक चलना, ये सब चीजें अवॉइड करना उनके सेहत के लिए काफी जरूरी रहता है। एक सवाल डॉक्टर मेरा आपसे ये कि जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, पीनी चाहिए, या फिर कोई और भी चीज़ जो आप बताना चाहते हो? अगर हाई एल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है कि अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग हमें अवॉइड करना चाहिए उस लेवल तक अगर हम जाते हैं तो। इसके अलावा हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हमें नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम 3000 मीटर के ऊपर जाते हैं तो हमें स्लोली जाना है। अगर फास्ट हाइट पे जाते हैं तो हमें जो हाई एल्टीट्यूड बीमारियां बोलते हैं, जिसमें कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, जिसकी वजह से फेफड़ों में पानी बनता है, और दूसरा हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, जिसकी वजह से ब्रेन के ऊपर सूजन आती है, ऐसी चीजें हो सकती है। तो हमें एक सावधानी ये बरतनी चाहिए, खाने पीने में आप जो चाहे वो सब खा सकते हो। अल्कोहल या स्मोकिंग, ये दो चीजें आपको अवॉइड करना है। और उसके साथ आपको पानी की मात्रा आपको बढ़ाना पड़ता है कि लगातार आपको पानी पी के आपको खुद को हाइड्रेट रखना है। और आपको जो आप चलते हो तो रैपिड असेंट, मतलब हम जो बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी से हमें ज्यादा हाइट गेन नहीं करना है, हमें धीरे धीरे उस आजू बाजू का जो पर्यावरण है या आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है उसको हमारी बॉडी को अडेप्ट करते हुए हमें धीरे धीरे ऊपर जाना जरूरी रहता है। डॉक्टर साहब, मैं पढ़ रही थी कि पहाड़ी इलाकों पर जो खाना मिलता है यूजुअली वो मसालेदार नहीं होते हैं, लेकिन नेचुरली वो बने ही ऐसे होते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करते हैं। तो जो अनहेल्दी गट वाले लोग हैं, जिन्हें अनहेल्दी गट की समस्या है, उन्हें क्या ये पहाड़ी इलाकों का खाना प्रेफर करना चाहिए? नहीं, ऑलवेज दे शुड ईट द लोकल बट इसका एक जरूरी है कि हाइजीन काफी अच्छी रहना चाहिए। जो भी खाना वो खा रहे हो, जो चाहे स्पाइसी खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं, बट जो हाइजीन है ना, दैट शुड बी वेरी, जो साफ सुथरा खाना चाहिए। और पानी का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि उस एरिया पे अगर हम पानी अगर पीते हैं तो पानी बहुत क्लीन होना चाहिए। इसलिए वाटर प्यूरिफायर टैबलेट्स रहता है या वाटर प्यूरिफाइंग कुछ लिक्विड्स रहते हैं, वो साथ में कैरी करना जरूरी रहता है। और खाने के टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि जो भी हम खा रहे हैं सब कुछ खा सकते हो आप, ऐसा कुछ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट दैट शुड बी हाइजेनिक एंड क्लीन। ठीक है डॉक्टर साहब, तो मान लीजिए कि मैं माउंटेन ट्रैवलिंग करने जाना चाहती हूँ और मैंने जो भी आपने प्री प्रिपरेशन की बात कही है कि एरोबिक कैपेसिटी और फिटनेस लेवल सब कुछ मेडिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हमें ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कैरी करनी चाहिए और जो हमारे मुश्किल हालात में हमारे काम आ सकती है, हमें मदद पहुँचा सकती है? हाँ, सबसे पहले अगर हम उस हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो कि आपके सबसे पहले आपको कैरी करना है आपके रेगुलर मेडिसिन। जो लोग सपोज हाइपरटेंशन का टैबलेट लेते हैं या ब्लड पे डायबिटीज का टैबलेट लेते हैं, दे शुड कैरी दोज टैबलेट बिकॉज दीज टैबलेट शुड बी टेकन रेगुलरली। अगर सडनली अगर कोई पर्सन हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर देता है तो उसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा रहते हैं। इसलिए हम जो भी पर्सन जो अगर कोई रेगुलर मेडिसिन ले रहा है, जैसे कि बीपी की दवाई हो, शुगर की दवाई हो या कोलेस्ट्रॉल की दवाई हो, जो भी रेगुलर मेडिसिन लेते हैं वो सबसे पहले उसको पैक करके साथ में लेना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन रहते हैं कि पैरासीटामोल, जैसे कि हमें बुखार में हम यूज करते हैं पैरासीटामोल, या सिंपल जो कुछ एनाल्जेसिक्स है जो पर्सन हमेशा लेता है, उनके डॉक्टर की सलाह से वो पेन किलर साथ में लेनी है। तीसरी वाटर प्यूरिफाइंग टैबलेट्स, ये बहुत जरूरी रहता है कि उस एरिया पे अगर पैक्ड वाटर अगर नहीं मिलता है, बाहर का अगर वाटर पीना है, तो इमीडिएटली वाटर प्यूरिफाइंग टैबलेट्स या वाटर प्यूरिफाइंग लिक्विड्स जो रहते हैं वो हमें साथ लेना है। एंड चौथा, जो कॉमन जो डायरिया होने के बाद जो हम दवाई लेते हैं, उस तरह का जो आपके जो डॉक्टर ने दी हुई दवाई या प्रिस्क्राइब की हुई जो दवाई है वो साथ में रखना है। उसके साथ आपको ORS रखना है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रहता है ना, जो 1 लीटर पानी में हम वो एक सैचेट डाल के हम पीते हैं, वो रखना है। और उसके अलावा अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप हाई एल्टीट्यूड मतलब 3000 मीटर्स के ऊपर जाना है तो बॉडी को खुद को, अगर आपको उस जगह को आपको अडाप्ट करना है, एक्लिमेटाइज करना है, तो एक दवाई आपको लेना जरूरी रहता है जिसको डायमॉक्स बोली जाती है, जिसमें एसेटाजोलामाइड बोलते हैं।
आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके वो वहां जाने से 1 या 2 दिन पहले से आपको टैबलेट लेना जरूरी रहता है। दिन में 2 बार हम वो टैबलेट देते हैं पेशेंट को। एंड अगर वो टैबलेट लेने के बाद जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसा बोलते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा जिसकी वजह से फेफड़ों में पानी आता है, और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा जिसकी वजह से ऊपर ब्रेन के ऊपर सूजन आती है, ये दोनों का प्रिवेंशन होता है। तो मुझे लगता है कि ये 5 चीजें, अगर कोई भी अगर हाई एल्टीट्यूड के लिए बैग पैक करना है और उसको कुछ मेडिसिन चाहिए रहता है, तो ये 5 चीजें जरूर साथ में लेके जाना जरूरी रहता है। खास करके ये जो पास लास्ट मैंने जो बोली है चीज, वो भी काफी जरूरी है। अब मैं आपसे आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपके पास कई किस्से होंगे, तो उसको बताते हुए अगर आप मुझे ये बता सकें कि जब ये मोशन सिकनेस और ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है पहाड़ी यात्रा के दौरान, तो किस तरह के सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं? या एक सबसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने भी आज न्यूज आर्टिकल वो पढ़ा है उसके बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले केदारनाथ जाने वाले लोगों में सबसे पहले उनके दिमाग में ये रखना जरूरी है कि केदारनाथ को जाना एक पिकनिक स्पॉट को विजिट करने की तरह नहीं है। केदारनाथ को जाना एक प्रॉपर एक फुल एक लंबे डे का एक ट्रैक है। जो केदारनाथ का यात्रा का ट्रैक शुरू होता है गौरी कुंड नाम की एक जगह से, जिसका हाइट है 2000 मीटर्स, और वहां से आपको चढ़ के जाना है केदारनाथ केदारनाथ टेम्पल तक, जिसका हाइट है 3500 मीटर्स। तो ये 1500 मीटर्स हमें एक दिन में वो क्रॉस करने रहते हैं 1500 मीटर्स। तो वो 1500 meters at that altitude from 2000 meters to 3000 meter through 3500 is a heavy work day. So the one who goes there, अगर वहां कोई भी बिना प्रिपेयर अगर वहां जाता है, अगर कम प्रिपरेशन से ले जाता है या कुछ हार्ट के एलिमेंट्स लेके जाता है, अगर ये सब की साथ में अगर जाता है, तो उसको 2 चीज हो सकती है। एक तो उस हाइट पे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा हो सकता है, मतलब फेफड़ों में पानी बढ़ सकता है या ब्रेन में सूजन आके पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। और दूसरा, अगर किसी को हार्ट अटैक का पहले से बीमारी है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो मैंने आज सुबह पढ़ा है कि कुछ लोग हार्ट अटैक की वजह से गए हैं और कुछ फेफड़ों में पानी जमने की वजह से गए हैं। तो कैसा होता है ना, उस हाइट पे अगर हम एक दिन में बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं तो हार्ट अटैक आ सकता है, अगर हमारा एरोबिक कैपेसिटी अगर अच्छा नहीं रहता है। और दूसरा, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा जिसके वजह से जो माउंटेन सिकनेस बोलते हैं, उसके वजह से भी पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तो हमें ये प्रैक्टिस बंद करनी चाहिए। सबसे पहले बीच में एक जगह पे लोगों को रुकना चाहिए। मतलब अगर हम 25 और 2700 मीटर पे अगर एक हॉल्ट करके अगर वो जाएंगे, तो उसमें हम बहुत सारी लोगों की हेल्थ एलिमेंट या जान बचा सकते हैं। तो ये 2 स्टेप में अगर हम करते हैं तो ये जरूरी है। लेकिन अभी जब हम देखते, मैं जो इसके बारे में यात्रा के बारे में पढ़ा हूं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक दिन में उतनी डिस्टेंस क्रॉस करते हैं। भले ही कुछ लोग घोड़ों के ऊपर क्रॉस करते हैं या कुछ पालकी में बैठ के क्रॉस करते हैं या जो भी है, बट ये हाइट गेन ना एक दिन में वो काफी बड़ा रहता है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना जरूरी है। मैं आपको 2 किस्से बता सकता हूँ कि मैं 2017 में जब मैं इधर गया था, एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर जो एक लंबा ट्रेक रहता है, तो वहां मैं जब गया था, तो एवरेस्ट के वो बेस कैंप के ऊपर एक काला पत्थर नाम की जगह है। वहां से एवरेस्ट का नजारा काफी अच्छा दिखता है, इसीलिए लोग वहां काला पत्थर के ऊपर जाते हैं। तो जब हम वो काला पत्थर के ऊपर गए, तो मेरे एक कलीग थे, उनको सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई। उनका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 40 तक डाउन हो गया। फॉर्चुनेटली हमारे पास ऑक्सीजन था, हमने उनको कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन दिया और हमने हेलीकॉप्टर बुलाया काठमांडू से, जो उसके इंश्योरेंस में कवर था। इसलिए 1-2 घंटे के अंदर, जो मॉर्निंग के टाइम डे टाइम था, इसलिए वहां से काठमांडू से हेलीकॉप्टर आया और हमने उसको ऑक्सीजन और बाकी मेडिसिन देके वो चॉपर से उनको काठमांडू के लिए रेस्क्यू किया। जैसे ही वो काठमांडू में लैंड हो गया, उसके सारे सिम्टम्स एक दिन में खत्म हो गए और वो अच्छा हो गया। बट ये टाइमिंग काफी जरूरी रहता है। कैसा रहता है, कभी कभी अगर बैड वेदर रहता है, आपको उस टाइम पे अगर चॉपर सर्विसेज नहीं मिलती है, तो
ऐसी सिचुएशन में उस तरह के पेशेंट की जान जा सकती है। हालांकि एक मुंबई के डॉक्टर मैंने अभी पढ़ा है, पिछले 1-2 हफ्ते पहले एवरेस्ट बेस कैंप पे उस डॉक्टर की डेथ हो गई है, क्योंकि वहां चॉपर रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया था। और दूसरी चीज, जब मैं स्टॉक कांगरी नाम का एक माउंटेन है जो लद्दाख के एरिया में आता है, जो 6000 मीटर के ऊपर है, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग पे रहता है। जब हम 5500 मीटर की हाइट पे गए ना, वो सडनली ही वाज टॉकिंग इररिलेवेंटली एंड ही वाज हिज गेट इज उसका जो गेट है वो ड्रंकन आदमी की तरह उसका गेट बन गया, कि मतलब his balance was going. So suddenly I realized he got some possible cerebral edema, and we rapidly sent him back down to the Leh. तो जो high altitude cerebral edema हो या high altitude pulmonary edema हो, दोनों में भी rapid descent ही उसका एकमात्र जान बचाने का ट्रीटमेंट है। और जिन लोगों को ये रैपिड डिसेंट हम नहीं कर पाते या जिन लोगों को वो रैपिड डिसेंट नहीं मिल सकता है, तो उनके साथ मिसहैप होना काफी संभव है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब यही ना कि मतलब जब हम 4 धाम यात्रा करने जा रहे हों या माउंटेन ट्रैवलिंग करने जा रहे हों तो ज़्यादा उत्साही ना बने, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने की कोशिश ना करें, और साथ ही अपने साथ ही जो ज़रूरी चीज़ें बताई हैं 5 ज़रूरी चीज़ें वो भी अपने साथ कैरी ज़रूर करें, और डॉक्टर से तो कंसल्ट आप बिल्कुल ही करें। तो ये कुल मिलाकर चीज़ें आपने डिटेल में डॉक्टर बताई है 4 धाम यात्रा करने के दौरान हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हमसे इस पर बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा प्लान है तो प्लीज़ आप डॉक्टर साहब के बताए ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। जो दवाइयाँ आपको अपने बैग में रखनी है उसे रखने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। बाकी आप हमारा ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक पर भी सुन सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com पर। आप खुशबू के साथ थे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।